दोस्तों नमस्कार। बंगाल ने मोदी शाह को झटका दे दिया है और झटका जिस अंदाज में दिया है उसकी कल्पना दिल्ली से लेकर नागपुर तक, यूं कहें कि पूरी गुजरात लॉबी ने किसी रूप में नहीं की थी। जिस तरह से तमिलनाडु के वोटिंग के नतीजे आए, जिस तरह से बंगाल में 152 सीटों की वोटिंग के आज प्रतिशत सामने आए हैं, उससे साफ हो चला है कि पिछले 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली और कोलकाता तक जो कवायद चल रही थी, उस कवायद के ऊपर बंगाल के वोटर्स की जिजीविसा ने पानी फेर दिया है। उम्मीद की जा रही थी कि सर के वोट प्रोसेस के बाद बंगाल में वोटिंग का प्रतिशत गिरेगा, लेकिन 1996 से यह ट्रेंड देखा जा रहा था कि बंगाल 80% से ऊपर पोलिंग कर रहा है। 1996 के 30 साल बाद आज 2026 में बंगाल 90% से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। 90% से ऊपर निकलने का साफ मतलब है कि पिछली बार जितने लोगों ने वोटिंग की थी, जितने प्रतिशत ने वोटिंग की थी, वो प्रतिशत सर के प्रोसेस के बावजूद, वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के बावजूद, एडजुडिकेशन के नाम पर वोटर्स के बड़े हिस्से को मतदान से दूर रखने के बावजूद वो प्रतिशत आज भी बरकरार है। 91.46% का ये प्रोविजनल आंकड़ा है। 6 बजे शाम के बाद जो लोग लाइन में लगे थे, उनके आंकड़े आने के बाद एक्चुअल फिगर आएगी तो ये आंकड़ा थोड़ा आधा 1% और ऊपर जा सकता है। सवाल यह है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाए जाते तो ये आंकड़ा कितने पर रहता। पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है कि अगर नाम नहीं काटे जाते तब भी पिछली बार की तरह लगभग 83% वोटर ही वोट डालते जितने पिछली बार डाले थे। इसका सीधा मतलब है कि घटे हुए वोटर्स के बीच में जो 91.5% का आंकड़ा दिख रहा है, जो एक्चुअल फिगर 92% से ऊपर जाने के चांसेज है, उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी सर की आड़ में छुप करके जिस प्रकार से बंगाल में वोटर्स को वोटिंग से दूर रखने की मंशा चाहती थी, विपक्ष जिस तरह के आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहा था, बंगाल ने उस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। हालांकि एसवाई कुरैशी ने एक और ट्वीट किया है, कुछ देर पहले किया है वो, और उस ट्वीट में एसवाई कुरैशी ने कहा है कि 6 बजे तक कितने लोग लाइन में लगे थे उसकी एक लिस्ट, बूथ वाइज डेटा उसका चुनाव आयोग को, जो एसवाई कुरैशी के उत्तराधिकारी वहां बैठे हुए हैं, उन लोगों को जारी करना चाहिए। क्योंकि कई राज्यों में देखा गया कि 12% पर कुछ इलाकों में वोटिंग अचानक से बढ़ गई थी, जिसको लेकर राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने सवाल उठाए थे। अब सवाल यह उठता है कि मोदी शाह के मंसूबे को झटका तो लगा, ये झटका जोर का है या ये झटका बहुत मामूली सा है। मोटे तौर पर कहें तो ये झटका बहुत जोर का है। जोर का झटका इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी है। और ताजा उदाहरण सर के प्रोसेस के बाद बिहार में वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव का है। बिहार में वोटिंग हुई थी, बिहार में वोटिंग के पहले नाम भी काटे गए थे और बिहार में 10% वोटिंग बढ़ भी गई थी प्रतिशत के आधार पर। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि नाम नहीं कटते तो जितनी वोटिंग 2020 में हुई थी, कमोबेश उतनी ही वोटिंग 2025 में हुई। लेकिन जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया तो क्या वो एंटी इनकम्बेंसी थी नीतीश कुमार के खिलाफ? जी नहीं, नीतीश कुमार को 200 से ऊपर सीटें मिली। तो बंगाल के वोटिंग ट्रेंड को बिहार के वोटिंग ट्रेंड से, सर के प्रोसेस के बाद के वोटिंग ट्रेंड से समझना हो तो साफ समझा जा सकता है कि बंगाल के वोटर ने दिल्ली को करारा जवाब दे दिया। सवाल यह है बंगाल को लेकर इतना हाइप क्यों क्रिएट किया गया। सवाल यह है कि दीदी और दीदी के बाद ए दीदी आंख कान खोल कर सुन लो, यहां तक उतरने के बावजूद बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए दीदी को छोड़ने तक तैयार क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे साफ साफ दिखाई देता है कि बंगाल के अंदर जो एक बांग्ला मिजाज रहा है, बंगाल के अंदर वोटर्स से लेकर समाज का जो स्वरूप रहा है, उसमें कम्युनल फैक्टर, सांप्रदायिकता का समावेश उस रूप में नहीं है जिस रूप में दिखाने की कोशिश होती है। ये वही बंगाल है जहां 1947 के विभाजन के वक्त महात्मा गांधी नोआखली में हिंसा के बीच में उतरकर सड़क पर अहिंसा की अपील कर रहे थे और लोग अपने हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर रहे थे। ये वो बंगाल है, ये वही बंगाल है
जो एक साथ मां काली की पूजा भी करता है, दुर्गा की पूजा भी करता है, और इन सब के बीच मांसाहार को मुद्दा बनते देख अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को भी तय करता है। ये वही बंगाल है जिसने लैंड रिफॉर्म, वर्गाधार अधिनियम, इन सब को लेकर ज्योति बसु के साथ इस तरह से लाल सलाम करता हुआ नजर आया, जहां लाल सलाम के हैंगओवर से उतरने के लिए बंगाल के मिजाज को 34 साल लगे थे। ममता बनर्जी को अभी 15 साल ही पूरे हुए। और जिस तरह से दिल्ली में कोशिशें हो रही थी, सूरत से लेकर दिल्ली तक ट्रेनों में और बसों में भर भर कर लोग ले जाए जा रहे थे, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि बंगाल के अंदर बेचैनी किस प्रकार की है। मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण आपको बताता हूं। मेरे घर में खाना बनाने के लिए जो काम करने आती हैं वो बंगाल से थी, और मैंने उनसे पूछा कि आप बंगाल क्यों जा रहे हैं इस समय। बोली कि वोट देने जा रहे हैं। अब किसी से पूछ तो नहीं सकते कि वोट देने क्यों जा रहे हैं, लेकिन बिना पूछे उन्होंने बताया था कि खाते में जो 1500-1600 रुपए आ रहे हैं हर महीने, वो दिल्ली में रहती हैं, लेकिन खाते में जो 1500-1600 रुपए आ रहे हैं, अगर बंगाल नहीं जाएंगे, सरकार पलट जाएगी, तो वो स्कीम बंद हो सकती है। इस मिजाज को समझा जा सकता है इस एक उदाहरण से कि आखिर बंगाल की दशा और दिशा क्या है, और कैसे ये 90% के पार गया है वोटिंग परसेंटेज। इसके पीछे जो जज्बा है, वो जज्बा दरअसल वही है जो बिहार में 10,000 स्कीम का था। 10,000 स्कीम ने नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी ही सुनिश्चित नहीं की, बल्कि नीतीश कुमार के कंधे पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी की वापसी भी, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता जाना भी सुनिश्चित कर दिया था। 10,000 की स्कीम नीतीश कुमार नहीं भी लाते, तब भी वो 150 सीटों के साथ सत्ता में आते। फिर नीतीश कुमार को हटाने का कोई सोच भी नहीं सकता था, सपना भी नहीं देख सकता था। लेकिन 10,000 स्कीम नीतीश कुमार को ले डूबी। ममता बनर्जी के लिए यह बात नहीं कही जा सकती। इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि ममता बनर्जी किसी अलायंस पार्टनर के साथ बराबर बराबर की सीटों की हिस्सेदारी का चुनाव नहीं लड़ रही है। उनकी पार्टी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 290 से ऊपर सीटों पर तो निश्चित तौर पर लड़ रही है। और जिन 152 सीटों पर चुनाव हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन तो किया था, लेकिन तब भी पिछली बार इन्हें 152 सीटों में विनर टीएमसी ही थी, क्योंकि 92 सीटें, 92 सीटें टीएमसी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने 59 सीटें जीती थी, और जहां अभी चुनाव होना है वहां भारतीय जनता पार्टी ने केवल 18 सीटें जीती थी। सवाल यह है कि इतने बड़े टर्नआउट के बाद क्या बीजेपी बंगाल में 59 सीटें बचा पाएगी? सवाल यह भी है कि जितना हाइप क्रिएट किया गया, घुसपैठियों की बात की गई, तृणमूल कांग्रेस को सीधे सीधे घुसपैठियों के संरक्षक के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन एक आंकड़ा प्रस्तुत करने में अमित शाह का गृह मंत्रालय सक्षम नहीं हो पाया कि एक्चुअल संख्या घुसपैठियों की है कितनी। दरअसल अमित शाह का मंत्रालय ही वो मंत्रालय है जो इस देश में भारत बांग्लादेश सीमा की निगरानी करता है, और बांग्लादेश सीमा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी निगरानी कराने वाला विभाग यदि भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, फिर किस मुंह से वो ममता बनर्जी की सरकार को घुसपैठ के मुद्दे पर घेर सकता है? पिछले वर्ष एक खबर आई थी, 90 लाख भारतीय अवैध तरीके से गुजरात को अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक आंकड़ा आया था, खबर आई थी, मैंने भी इस खबर को किया था, और उसमें तकरीबन आधे यानी 45 लाख गुजरात के लोग थे। किस तरह से अमेरिका से लोगों को पकड़ पकड़ करके भारत भेजा जा रहा था, किस अमानवीय तरीके से, वो दृश्य भी लोगों ने देखे थे, वो खबरें भी लोगों ने सुनी थी। सवाल ये उठता है कि बंगाल के मिजाज को प्रभावित करने की जो कोशिशें थी, क्या इतने छोटे छोटे मुद्दों के आधार पर क्या प्रभावित किया जा सकता था? जी नहीं। आज जो वोटिंग सामने आई है उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो अब तक का आंकड़ा है शाम 7 बजे तक का, वो सबसे बड़ा आंकड़ा दक्षिणी दिनाजपुर जिले का है। वहां 93% से ज्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की चौथी वापसी यदि 4 मई को होती है, जिसकी संभावना दिखाई दे रही है, मैं कोई एग्जिट पोल नहीं बता रहा, बता भी नहीं सकता, नियम के विरुद्ध है, और मेरे पास कोई एग्जिट पोल है भी नहीं, लेकिन सर के प्रोसेस के बाद जिस ढंग से बिहार में पोलिंग हुई थी, उसके बाद साफ हो चला था कि बढ़ा हुआ प्रतिशत, जो मैथ के विद्यार्थी हैं, गणित के विद्यार्थी हैं, वो जान सकते हैं कि जब बड़ी संख्या में नाम काट दिए गए तो जो अब एक्चुअल फिगर है उसी पर दिखाई देगा, और ये बढ़ा हुआ प्रतिशत दरअसल
कुछ बढ़ा हुआ नहीं, वो पिछली बार के लगभग बराबर ही है। तो साफ जाहिर होता है कि न वोटिंग घटी है न बढ़ी है, यानी जनता सरकार से खुश है। एक तो वैसे ही पश्चिम बंगाल में हाई टर्नआउट होता रहा है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लोगों से जो वादा करती है, क्या उसे पूरा करती है? याद कीजिए 2009 का साल, भारतीय जनता पार्टी के हैवीवेट नेता जसवंत सिंह, जी हां, राजस्थान से आने वाले जसवंत सिंह दार्जिलिंग लोकसभा सीट लड़ने गए थे। वादा था कि भारतीय जनता पार्टी को जब कभी भी सत्ता मिलेगी वो गोरखालैंड को अलग राज्य का दर्जा देगी। 10 सालों में मोदी सरकार ने वादा पूरा किया क्या? नहीं किया। उसके बाद एसएस अहलुवालिया पहुंचे थे। उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। चाय बागान के मजदूरों से लेकर बागान मालिकों तक अपने पाले में करने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी सब कुछ काम आता हुआ नहीं दिखा है। लोकसभा में वैसे ही 1/3 सीटें बीजेपी गंवा चुकी है। राज्य के अंदर अब जो दूसरा चरण होना है, 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। उन 142 सीटों की वोटिंग को यदि हम देखने की कोशिश करें तो साफ जाहिर होता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से ही पिछली बार 18 सीटें ही मिली थी। वो कोलकाता और उसके आसपास का इलाका वो बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। डेमोग्राफी के सवाल को भारतीय जनता पार्टी चुनाव के साथ जोड़कर जो ला रही है वो पूरा करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई इसलिए भी नहीं दे रही है कि किसी भी तरह के डेमोग्राफी के दावे को सच बताने के लिए, जनांकीय परिवर्तन को सच मानने के लिए, बताने के लिए, जनसंख्या में धार्मिक आधार पर जनसंख्या को के आंकड़े को बताने के लिए जनगणना की जो जरूरत होती है वो पिछले 6 साल में मोदी सरकार ने कराई नहीं। अब जाकर कराने की बात हो रही है। जब तक वो आंकड़ा नहीं आएगा, पहले सरकार कैसे कहेगी कि बंगाल में ममता बनर्जी 2011 में आई और उन्होंने आकर के बंगाल में किसी तरह के डेमोग्राफिक चेंजेस को अपनी तरफ से प्रोत्साहन दिया है? ये कई सारे सवाल हैं जिन सवालों से बंगाल का जनमानस सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करता हुआ दिखाई दे रहा है। मोटे तौर पर कहें तो ये चुनाव टीएमसी बनाम बीजेपी जितना ज्यादा था, उससे कहीं ज्यादा ये चुनाव बंगाली मिजाज बनाम भारतीय जनता पार्टी का जो नागपुर वाला चुनावी मिजाज है, हिंदुत्व की जो नई परिभाषा है, उस परिभाषा के बीच होता हुआ नजर आया। तभी उस परिभाषा के बीच आपने देखा कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट हाथ में मछली लेकर प्रचार कर रहा है। उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद ही नहीं आ रहे जो तेजस्वी यादव के मछली खाने पर सवाल उठा रहे थे। कोई बीजेपी का बड़ा नेता रेस्टोरेंट में बैठकर मछली खाता हुआ वीडियो बनवा रहा है, फोटो खिंचवा रहा है। मछली का सवाल पश्चिम बंगाल के अंदर जिस ढंग से चुनावी मुद्दा बना, उसने कई सारे ऐसे सवालों से ममता बनर्जी को भी बचा लिया जिस सवालों पर आमतौर पर 15 साल की सरकार को घेरा जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती एक ही थी कि समाज का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं देता या देना ही नहीं चाहता। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच इस चुनाव को यूपी के 2017 के चुनाव की तरह लेकर जा सकती थी। जब नरेंद्र मोदी यूपी में ये कहते थे कि अखिलेश यादव जी आपका काम नहीं आपका कारनामा बोलता है, वो यूपी पीसीएस के एग्जाम के किसी लड़की की कॉपी को लेकर के मुद्दा बना सकते थे, जैसे यूपी में बनाया गया था। जनता के मुद्दों से सीधे खुद को जोड़ सकते थे। लेकिन बंगाल जाते जाते टीएमसी की जो स्ट्रेटजी थी, उस स्ट्रेटजी में बीजेपी फंसती हुई नजर आई। टीएमसी ने आखिर किया क्या है इस चुनाव में? टीएमसी ने अपने वोटर्स को जगाने के लिए साफ साफ दिखाई दे रहा है आज के पोलिंग के ट्रेंड को देख करके कि एक तरह से ये नैरेटिव बनने दिया कि मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी आ रही, मुकाबले में बीजेपी आ रही है और पैरेलल इसके समानांतर तरीके से न्यूज चल रही है कि बीजेपी सत्ता में आई तो मांस मछली खाना बंद कर देगी, बीजेपी सत्ता में आई तो दुर्गा और काली की जगह जय श्री राम के नारे ज्यादा लगेंगे, बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाली कल्चर और बंगाली रिचुअल्स को कहीं ना कहीं खतरा महसूस होगा। ये नैरेटिव अंदर खाने बनने दिया और जब ये नैरेटिव अंदर खाने बंगाल के अंदर बनता नजर आया तो बिल्कुल वोटिंग के 3-4 दिन पहले टीएमसी ने अपने अभियान को अचानक आक्रामक कर दिया और उस आक्रामक अभियान के सहारे बीजेपी एकदम निस्तेज दिखाई देने लगी। बिल्कुल ऐसा ही काम अखिलेश यादव ने यूपी में किया था जो तेजस्वी यादव और लालू यादव बिहार में नहीं कर पाए थे। अखिलेश यादव ने चुनाव के ठीक पहले, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यूपी के चुनाव को एकदम खुला छोड़ दिया।
ऐसा लगा कि टीएमसी कहीं मुकाबले में दिख नहीं रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे पोलराइजेशन की खबरों पर बर्फ पड़ती चली गई, अचानक उत्तर प्रदेश में पीडीए का नैरेटिव, सामाजिक न्याय का मुद्दा इतनी मजबूती से संविधान बचाओ के मुद्दे के कलेवर के साथ आकर खड़ा हो गया जिसकी कोई काट बीजेपी के सामने नहीं थी। यही एकदम इसी तरीके से बंगाल में हुआ। बंगाल में अचानक बांग्ला अस्मिता और बांग्ला संस्कृति सीधे सीधे वो हिंदी भाषा भाषी के साथ जोड़ करके बंगाल का शासन गुजरात से चलेगा कि बंगाल से चलेगा, इस मुद्दे से जोड़ करके जिस तरह से प्रभावित किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि न तो उत्तरी बंगाल के कूच बिहार से लेकर जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के इलाके में बीजेपी के नैरेटिव का कोई खास असर हुआ है, न ही बिहार और बांग्लादेश के बीच का जो बंगाल का नक्शा आप देखते हैं, जिसमें रायगंज से लेकर के मालदा मुर्शिदाबाद के इलाके आते हैं, उसमें कोई खास असर दिखा है। भले ही वहां पर हुमायूं कबीर की पार्टी भी थी जो वहां बाबरी मस्जिद बनाने चले थे और उनका स्टिंग ऑपरेशन भी आया था, वहां इसका कोई खास असर पड़ता नहीं दिखाई दिया। और जिन ट्राइबल बेल्ट में, जिसे मोटे तौर पर जंगल महल कहते हैं, और उसमें प्रमुख रूप से पुरुलिया और बांकुड़ा जैसे जिले आते हैं, उन इलाकों को यदि देखा जाए तो उन इलाकों में भी हेमंत सोरेन के खुले समर्थन के बाद ममता बनर्जी ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ने का काम किया, ऐसा आज साफ दिखाई दे रहा है। और इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी खुद को कहां पा रही है, इस सवाल का जवाब 4 मई के बाद बीजेपी को अपने थिंक टैंक से, बंगाल की स्ट्रेटजी बनाने वाले लोगों से पूछना होगा कि हिमंता बिस्व शर्मा बंगाल में पहुंचकर मांस खाने का, मटन खाने का कंपटीशन ममता बनर्जी को देते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी आखिरी दौर में पश्चिम बंगाल के चुनाव से दूरी बना लेते हैं और इन सब के बीच दिल्ली में लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर जब वोटिंग होती है तो इंडिया गठबंधन बंगाल की चुनावी कड़वाहट को भूलकर दिल्ली में एक साथ नजर आता है। लाल से लेकर कांग्रेस तक, लाल झंडा से लेकर कांग्रेस तक और टीएमसी तक सब एक सुर में नजर आते हैं। और उसके बाद बीजेपी का नैरेटिव जिस रूप में गिरता है, उसके बाद तो साफ हो चला था कि आज जो बंगाल में दिखाई दिया है, बहुत संभव है कि दूसरे चरण में ये और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे। दरअसल नैरेटिव जब किसी एक एजेंडे के आसपास केंद्रित करने की कोशिशें होती है तो उसके कई सारे नुकसान होते हैं। एक तरफ पार्टी से लेकर नेताओं से लेकर आईपैक तक, यानी चुनाव प्रबंधन का काम करने वाली संस्था तक, उसे घेरने की कोशिश। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथ से, यानी राज्य सरकार के हाथ से चुनाव आयोग की ताकत के बूते पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को हटाने की कोशिश। तीसरी तरफ पश्चिम बंगाल में 2500 के करीब अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात करने से राज्य के अंदर जो माहौल बना, उस माहौल में टीएमसी ने अपने आप को जिस विक्टिम कार्ड के साथ प्रस्तुत किया है, निश्चित तौर पर बीजेपी की जो ताकत होती है, जो स्ट्रेटजी होती है, उसी तरीके का इस्तेमाल जो ममता बनर्जी ने किया, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि बंगाल को लेकर के जो दिल्ली में समझ थी, जो गुजरात लॉबी में समझ थी, उस समझ के कोई मायने तब तक नहीं रह जाते, और तब तो खास तौर पर नहीं रह जाते जब सामने वाला नेतृत्व उससे ज्यादा तेजी से उसी अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार है। क्रिकेट का एक उदाहरण देता हूं, 2003 वर्ल्ड कप का बहुत हवा बना हुआ था शोएब अख्तर का। सचिन तेंदुलकर ने एक रिस्क लिया जिसे हम अपर कट कहते हैं। थोड़ा भी बैट का एंगल इधर उधर होता, उतनी तेज गेंद विकेटकीपर के हाथ में भी या स्लिप के हाथ में भी जा सकती थी। लेकिन पहले ही ओवर में शोएब अख्तर का जो मनोबल तोड़ा गया, उसने शोएब अख्तर का ही नहीं, उस क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान की टीम का मनोबल तोड़ दिया था। गेंद छक्के के लिए बाउंड्री के बाहर ही सेंचुरियन में नहीं गई थी। एक ऐसा नैरेटिव सेट हो गया था जिस नैरेटिव की कल्पना कम से कम एक ताकतवर टीम जो अपनी पेस बैटरी के लिए जानी जाती थी, वो सोच नहीं पाई थी। वही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया कि जिस अंदाज में हमले हो रहे थे, काला कोट पहनकर वो सुप्रीम कोर्ट गई, और जिस ढंग से वो सुप्रीम कोर्ट गई, उसके बाद बंगाल की नारी
अकेले लड़ रही है, ये मैसेज जो पूरे बंगाल में गया, और खासकर एक ऐसे दौर में जहां महिला वोट बैंक के बीच पैठ बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, वहां एक महिला आइकॉन और स्थानीय आइकॉन के रहते हुए जो झटका बीजेपी को लगना था, उसका एहसास तो शायद बीजेपी को पहले से था, लेकिन वो इस रूप में सामने आएगा जिस रूप में आज सामने आया है, ये कल्पना शायद बीजेपी को नहीं रही होगी। बाकी देखते जाइए, अभी सेकंड फेज बाकी है। परिणाम अंतिम क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज गिराने की जो कोशिशें थी कि नाम कटेंगे तो कम लोग वोट डालने आएंगे, खासकर टीएमसी के समर्थक माने जाने वाला खेमा कम संख्या में आएगा, ये जो आरोप थे, बंगाल के लोगों के जज्बे ने इस आरोप को एकदम से निस्तेज कर दिया है। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।